क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट्स, यानी कि मेटल्स जो होती हैं वो दूसरे मेटल सॉल्ट से किस तरह से रिएक्शन करती हैं। इसमें एक्टिविटी 3.12 है टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल, यानी कि आपको एक बिल्कुल साफ़ सुथरा तार लेना है तांबे का और एक लोहे की कील लेनी है। पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि आपको कॉपर का तार एक आयरन सल्फेट के एक सॉल्यूशन में डालना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें कॉपर सल्फेट में आपको लोहे की एक कील डालनी है, बिल्कुल फ्रेश कील। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस आफ्टर 20 मिनट, और 20 मिनट रखे रहने देना है और उसके बाद देखना है आपको क्या ऑब्जर्व आप करते हैं, दोनों में क्या चेंजेस आते हैं, क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है, किस टेस्ट ट्यूब में आपको लगता है कि रिएक्शन हुई है और किस आधार पर आप कह सकते हैं कि रिएक्शन ने सच में रिएक्शन वहाँ पर हुई है उस टेस्ट ट्यूब में। क्या आप इसे एक्टिविटी 3.9, 3.10, 3.11 से संबंधित बना सकते हैं, क्या संबंध बना सकते हैं इस ऑब्जर्वेशंस का जो आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है उस रिएक्शन के लिए जो कि उस टेस्ट ट्यूब में हुई है, और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, और उस किस तरह की रिएक्शन है जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ी थी उसमें से एक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है तो हमको देखना है। यहाँ लिखा है रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म। सबसे पहले तो यहाँ एक फिगर है, इस फिगर में लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, उनको लगा दिया है टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रह के एक, और उसके बाद एक में तो डाल दिया कॉपर सल्फेट, ब्लू सॉल्यूशन है जो, और उसमें आयरन नेल को लोहे की कील लटका दी है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन सल्फेट लिया है और इधर कॉपर का एक तार, कॉपर वायर लटका दिया है इसमें लटका दिया। उसके बाद 20 मिनट तक इसको छोड़ देना और ऑब्जर्व करना है। यहाँ लिखा है रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस कर सकती हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकती है कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से। जो सॉल्यूशन में कंपाउंड बनाया है या मॉल्टन फॉर्म में जो कंपाउंड है किसी मेटल का, और वो मेटल जिसका कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव है, तो कोई हाईली रिएक्टिव मेटल उसे डिस्प्लेस कर सकती है, जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कि हमने आयरन नेल यानी कि जो लोहा है उसे लटकाया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब बनता क्या है, यहाँ पर जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है देन आयरन हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। तो आयरन हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इधर क्या हो जाएगा, लोहा इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, यानी कि अब हो जाएगा FeSO4, कॉपर की जगह आ गया Fe और कॉपर उसमें से अलग हो गया, यानी लोहे ने जो हाईली रिएक्टिव है उसने कॉपर को, जो कि लेस रिएक्टिव उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है उसको। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन में से क्या कर देती है, अलग कर देती है और वहाँ पर खुद सेट हो जाती है। इधर Fe आ गया है SO4 के साथ और कॉपर अलग हो गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वायर लटका दिया है तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अभी ऊपर आपने देखा था ये जो आपको रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं ये प्रोडक्ट्स के बिल्कुल सेम उसके जैसे दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर आयरन हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो आयरन जो कॉपर जो है इस आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ दे रखी है बुक के अंदर ही, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, यानी कि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। तो इस वजह से जब Fe + CuSO4 हमने किया था तो लोहे ने कॉपर को हटा दिया था, लेकिन जब इसका उल्टा हमने Cu + FeSO4 किया तो कॉपर अपने से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन को नहीं हटा पाया था। तो कोई भी ऐसी इक्वेशंस आपको मिलें, रिएक्टेंट्स मिले
कि पोटेशियम जो सबसे हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर, वो अपने से नीचे जितनी भी मेटल्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है कंपाउंड में से, लेकिन उसके नीचे जितनी भी मेटल्स हैं वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। रिएक्टिव मेटल्स ये हमने पढ़ लिया था अभी। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा था सभी मेटल्स बराबर रूप से रिएक्टिव नहीं होती हैं। हमने ये भी चेक किया था रिएक्टिविटी अलग अलग मेटल्स की ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ अलग अलग होती हैं, लेकिन सभी मेटल्स इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। We were not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity। और जितनी भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स के सैंपल जो हमने कलेक्ट किए थे उन्हें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो उनकी रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर थे, उसमें नहीं रख पाए थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। चैप्टर 1 जो है वो बहुत अच्छा एक सबूत है मेटल्स की रिएक्टिविटी को बताने में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो सबसे अच्छा सबूत है मेटल्स की रिएक्टिविटी को बताने के लिए। इट इज़ ईजी, सिंपल एंड ईजी, बहुत सरल है, आसान है। यदि मेटल ए डिस्प्लेस कर देती है मेटल बी को उसके सॉल्यूशंस में से, तो बी ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, मेटल ए और ये सॉल्ट सॉल्यूशन है बी का। जैसे यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर आयरन है, आयरन मान लो, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से जो मेटल ए है, यहाँ पर क्या बन रहा है प्रोडक्ट, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए का साल्ट सॉल्यूशन बन गया, और मेटल बी अलग हो गया। जो मेटल बी था ये बाहर हो गया। इसका मतलब ए रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और बी जो है वो कम है। तो यहाँ पर ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? किस तरह से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं? इन द अबव एक्टिविटीज़ आपने रिएक्शंस देखी मेटल्स की, जिसमें कि बहुत सारे रीजेंट्स थे। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? इस तरह से मेटल्स रिएक्ट क्यों करती हैं? लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9th। याद करते हैं कि हमने क्लास 9th में एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, जो कि K, L, M, N, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहलाता है। तो वी लर्न दैट नोबल गैसेस विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। हमने देखा था कि जो नोबल गैसेस होती हैं जिनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली भरे रहते हैं, उनमें केमिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट की एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। यानी कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जो होती है वो क्या है, प्रवृत्ति है, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट जो अपने खाली वैलेंस शेल को पूरी तरह से भरना चाहता है। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. We can see from table 3.3 कि सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब टेबल पे चलते हैं। सोडियम के बारे में बात कर रहे थे हम। सोडियम, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर KLMN यहाँ दिख रहा होगा आपको, KLMN, ये 4 जो हैं इस शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। K में मैक्सिमम 2, LMN में मैक्सिमम 8 आते हैं। तो सोडियम के पास 11 है, तो जिसमें से 11 में से 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे K शेल में। उसके बाद बचे कितने? उसके बाद बचे 9 में से 8 आ जाएंगे L में, क्योंकि L में मैक्सिमम 8 आता है। जब तक मैक्सिमम नहीं आ जाते, यानी कि L पूरा नहीं भर जाता, 8 पूरे नहीं आ जाते, M के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले 2 आ गया K में, M में, L में 8 आ गए, हो गए पूरे 10। अब बच गया 1, तो M में आ जाता है वो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, जिससे कि सोडियम की वैलेंसी हो जाती है 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना ये दे देगा। ये मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरह से हीलियम, जो कि एक नोबल गैस है, हीलियम, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 के 2 K में आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो K में आ जाते हैं। इसका डुप्लेट जो है पूरा हो जाता है, यानी पूरी तरह से भर गया है। तो ये रिएक्टिविटी ये इसकी कम शो होती है, यानी इसकी वैलेंसी भी 0 होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 11 ही प्रोटॉन्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का
KLMN, यानी कि K में 2, L में 8 और इसमें 1, और ये नहीं है, ठीक है, 2 8 1। तो अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। अब ये क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, छोड़ देता है। तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। आगे है अब 11 और यहाँ ये कितने रह गए, 10, तो कितने का अंतर आ गया, यानी एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर सोडियम के ऊपर जो आयन आएगा वो आएगा पॉजिटिव आयन, यानी ये सोडियम क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, कैटायन। आगे बढ़ते हैं, यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका, यानी के में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2, फिर 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5, तो L में आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन L में आ जाएंगे, तो यहाँ टोटल हो गए 7। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, यहाँ पर 5 हम नहीं कहेंगे वैलेंसी, 5 वैलेंसी नहीं होती है। एटम जो होता है अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो बहुत एनर्जी उसको वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी, इसलिए एटम ऐसा काम करता है कि इसको कम से कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़े। तो उसके लिए वो क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, यानी उसको क्या करना है, इसे भरना है, 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अपने L शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। 8 - 5 करके देख लो कितना आया, 3 इलेक्ट्रॉन्स उस नाइट्रोजन को चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होगी वो होगी 3, वैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। -3 लिख दिया, 3 माइनस लिख दो। उसी तरह से क्लोरीन का देख लेते हैं। अब है क्लोरीन। क्लोरीन Cl इसका केमिकल सिंबल है और इसमें है 17 प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सबसे पहले भरे जाएंगे 2, फिर 8 हो गए 10, बच के 7, लास्ट में आ जाएगा 7 और ये खाली नहीं होता। उसके बाद इसका वैलेंस शेल है M और कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और 8 पूरे 8 करने के लिए इसको चाहिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करता है, किसी दूसरे एटम से, एलिमेंट के एटम से गेन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो अब कितने प्रोटॉन्स हैं, 17, और गेन करने के बाद हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर Cl के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, ये एक एनायन बन जाएगा। अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनता है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सोडियम। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर लेता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 था और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद हो गया है 28। तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम कैटायन, प्लस का साइन आ गया तो कैटायन बन गया। उसके बाद इसी तरह से क्लोरीन, अभी बताया था क्लोरीन का। क्लोरीन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बना लेता है Cl- एनायन बना लेता है। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288। यहाँ ये बन गया है क्लोरीन का एनायन। उसके बाद अब क्या होता है, सोडियम इसका एक इलेक्ट्रॉन है जिसे शेयर करेगा, और ये क्लोरीन 6 और ये हो गया 7। अब क्लोरीन, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है।
उसके बाद क्या होगा, ये सोडियम जो कि प्लस का हो चुका है और एक क्लोरीन, ये दोनों बॉन्डिंग बना के इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बना लेते हैं और बन जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-2, यानी इसके पास हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरह से सेट हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, इस पर 2+ चार्ज आ जाएगा। ये इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। यहाँ पर लूज़ करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2। 2-8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है और ये बन गया है मैग्नीशियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कैटायन। आगे है क्लोरीन, ये उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बन जाएगा Cl-, 2-8-7 और ये हो गया 2-8-8 और ये बन गया है क्लोरीन का एनायन। अब बनेगा कैसे, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, ये वाले, प्लस अब क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है तो अपने साथ 1 वैलेंसी वाले या मोनोवैलेंट जो एटम है उसको ये जोड़ेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक क्लोरीन को, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये देगा इसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा इसे। तो यहाँ पर उसी तरह बॉन्डिंग होएगी। यहाँ पर Mg बन गया है 2+, कैटायन आ गया इस पर। और अब है क्लोरीन, ये क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, जिसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं MCl2। यहाँ पर दोनों के साथ सेम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है तो यहाँ पर बन गया है MgCl2। तो आगे है कि द कंपाउंड्स जो इस तरह से बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। एक्टिविटी 3.13, जिसमें कि आपको कुछ सैंपल्स लेना है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और किसी दूसरे सॉल्ट के साइंस लेबोरेटरी से। फिर उनके बाद उनकी फ़िज़िकल स्टेट देखनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद छोटी छोटी मात्रा में आपको एक मेटल स्पैचुला में, जो एक चम्मच की तरह होता है, स्पैचुला में आपको लेकर इन सैंपल्स को अलग अलग डायरेक्टली हीट करना है फ्लेम पर। रिपीट विद अदर सैंपल्स, आपको सेम करना है सबके साथ। तो आप क्या देखेंगे, क्या जो अलग अलग सैंपल्स हैं उनमें कोई अलग अलग फ्लेम दिखाई देती है और क्या ये पिघल जाते हैं। तो आप देखेंगे जब आप इन्हें गर्म करते हैं अलग अलग सैंपल्स को लेके, तो इनमें अलग अलग कलर की फ्लेम आपको दिखाई देगी। ये कंपाउंड्स पिघलते नहीं हैं। आगे है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, ट्राई टू डिज़ोल्व द सैंपल्स इन वाटर, यानी इन्हें पानी, पेट्रोल और कैरोसिन में इन्हें घोल के देखो क्या ये घुल जाएंगे। ये पानी में तो घुल जाएंगे लेकिन कैरोसिन में नहीं घुलेंगे और पेट्रोल में नहीं घुलेंगे। उसके बाद है मेक ए सर्किट एज शॉन इन फिगर 3.8, यानी कि आप एक सर्किट बनाइए जैसा कि फिगर 3.8 में बनाया हुआ है और इंसर्ट कर दीजिए इलेक्ट्रोड्स इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सॉल्ट, यानी कि आपको इस तरह से एक बीकर लेना है, इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, एक कोई भी एक, और ये ग्रेफाइट रॉड्स लगा दिए, बीकर है और इसके बाहर
बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया है, इस साइड माइनस का निशान है, इस साइड प्लस का निशान है। यहाँ एक बल्ब लगा दिया है और एक स्विच लगा दिया है। इस तरह से हम टेस्ट करेंगे कंडक्टिविटी, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन की आप कंडक्टिविटी इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। यदि गुड कंडक्टर है तो यहाँ पर बल्ब जलेगा, नहीं है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हमने देखे, अभी जो आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले प्रॉपर्टी है फिज़िकल नेचर। आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और हार्ड भी होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इनके जो आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें होता है। जनरली ये ब्रिटल होते हैं, यानी इन पे हिट करें तो ये टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं या प्रेशर लगाया जाए तो। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी मात्रा में एनर्जी इनको देनी पड़ती है। एक तो प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस का बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यदि इनको आप तोड़ना चाहेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन इनमें पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि कैरोसिन पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। कब होता है? जबकि किसी जब चार्ज पार्टिकल यानी प्लस और माइनस यानी कैटायन एनायंस जो होते हैं, जब हम किसी पानी में किसी सॉल्ट को मिलाते हैं तो प्लस माइनस में आयनाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जब मूवमेंट करते हैं तो उससे कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे एक सॉल्यूशन जो कि आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है इन वाटर कंटेन्स आयन, उसमें आयंस पाए जाते हैं जो कि अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की ओर मूवमेंट करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उनमें से तो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की ओर मूवमेंट करते हैं। जैसे प्लस आयंस हैं तो माइनस की तरफ जाएंगे, और जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाले की साइड जाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स ऑन द सॉलिड स्टेट इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यदि आयनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में है तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि आयंस का मूवमेंट सॉलिड्स में नहीं होता है। इस वजह से उनकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से वो ठोस हैं और ठोस में कभी भी मूवमेंट नहीं होता है आयंस का। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। वो तब होता है क्योंकि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, वो ख़त्म हो जाता है हीट की वजह से। तो इस प्रकार से आयंस फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।